हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है मोहन सिंह, जिनका चयन एनएचपीसी में हुआ है जेई के पद पे। सबसे पहले मोहन को पूरे एक्सीलेंट परिवार से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज आपको पता है, आज जो मोहन हमारे साथ हैं, इनका एक व्यापक अनुभव है और इसका अनुभव का आपको फ़ायदा मिलेगा। हम बात करेंगे कि जर्नी कैसे हुई, ये डिप्लोमा कहाँ से किए थे और क्यों ये एनएचपीसी जॉब में, ये प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है, कितने दिन की जॉब की है, कहाँ की हैं, क्या सीखा और आखिर वहाँ ऐसा क्या उनको मिस हुआ कि उनको फिर से तैयारी करने आना पड़ा और एक लंबे गैप के बाद उन्होंने किस तरह से अपने हौसलों को अजमा के रखा, इस पर विस्तृत से हम बात करेंगे। सबसे पहले मोहन, आप हमारे ऑडियंस को बताइए अपने बारे में कि आप के रहने वाले कहाँ के हो और अपने परिवार के बारे में बताओ। जी सर, मेरा नाम मोहन सिंह है और मैं बरेली के एक छोटे से गांव चावड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में ही। और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर महेंद्र पाल। परिवार में हम लोग 5 बहन भाई हैं और पापा और मम्मी। बाकी सर 2014 में मैंने जो है डिप्लोमा किया था एक प्राइवेट कॉलेज से, राधा गोविंद पॉलिटेक्निक कॉलेज करके मुरादाबाद। तो वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद सर गाइडेंस मेरा था नहीं इतना ज़्यादा, कोई बड़ा घर में ऐसा था नहीं जिससे जो मुझे। स्कूलिंग कहाँ से किया आप? स्कूलिंग सर मेरा बरेली से ही हुआ है। बरेली लोकल जो कॉलेज रहते हैं प्राइवेट कॉलेज, उनसे ही स्कूलिंग हुई थी मेरी। और बाकी इंटर जो है एक मखानी इंटर कॉलेज करके ठीक है कॉलेज था, वहाँ से मैंने इंटर किया था। इंटर करने के बाद ये कि हमें डिप्लोमा करना है सिविल इंजीनियरिंग से, ये कहाँ से? एक्चुअली सर पिताजी मेरे पीडब्ल्यूडी बरेली में ही कार्यरत हैं। किस पर? तो वो सर 4th क्लास में है। ओके। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि जो है आपको डिप्लोमा करना चाहिए। और उस समय सर मैं एकदम से प्रिपेयर तो था नहीं, तो प्राइवेट कॉलेज उन्होंने उसी साल मेरे को एडमिशन दिला दिया। जेई के बीच में रहते हैं उनको, जेई के बीच में रहते हैं तो उनको आइडिया लगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनको लगा कि मेरा बच्चा भी जो है जेई बन सकता है, तो इसी पर्पज से उन्होंने मुझे डिप्लोमा में एडमिशन दिलाया। तो 2014 में मेरा डिप्लोमा प्राइवेट कॉलेज से ही फाइनल हुआ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के हालात बहुत अच्छे नहीं होते हैं सर, तो उतना ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं था मैं। और दूसरा सर, घर में मैं बड़ा हूँ तो गाइडेंस वाला भी कोई ऐसा था नहीं कि मेरे को गाइड कर सके कि आप प्रिपेयर करिए आगे जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो सर फिर मैंने प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर दी। किस कंपनी में काम किया? क्योंकि मैं बड़ा था सर, तो खुद से सर्च करनी पड़ी जॉब। थोड़ा सा पापा ने भी अप्रोच किया, तो एक प्राइवेट कंपनी थी शुरू में, राजीव ट्रेडर्स करके। तो वहाँ पे मैंने जो है 2014 में जॉब स्टार्ट किया। वहाँ पे एक राजीव सर करके थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे। मजबूरी में स्टार्ट करना पड़ा और धीरे धीरे जो है लगा कि मैं फंसता चला जा रहा हूँ उस पूरे जंजाल में, जॉब में, प्राइवेट सेक्टर के। ऐसा क्या हुआ, महसूस हुआ क्या? सर प्राइवेट सेक्टर पे 2 चीज़ें होती है। एक तो आपके ऊपर सर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, कार्य का बर्डन, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप महसूस करने लगते हैं कुछ ही समय में। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको फील होगा कि जो आप बाकी के सपने जो आपके थे वो दबते चले जा रहे हैं। फिर आप वर्क क्या था उसमें? वर्क सर सब सेम ही रहता है, मतलब आपको लेआउट कराना है, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, लेबर हैंडलिंग, ये सारे वर्क्स रहते हैं। कितने घंटे काम करते थे? घंटों का सर प्राइवेट में कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आप कितने घंटे कार्य करेंगे। फिर भी तो मैक्सिमम मान के चलिए सर 12-14 घंटे तो रहते ही हैं। आपको प्रेशर ये रहता है, सुबह जाके लेबर भी लगानी है, शाम को आपको लेबर की छुट्टी करना, बाकी के काम जो भी अपने छोड़े हैं उनको सबको देखना, अगले दिन की प्लानिंग करना, ये सारा सर प्राइवेट सेक्टर में रहता है। तो आप काम कर रहे थे मजबूरी की वजह से? जी बिल्कुल। लेकिन मन में कुछ और था? मन में सर यही था, लग रहा था सर आपसे मिलने, आपको डील करने सारे गवर्नमेंट जेई आते हैं, तो उनको देख के लगता था सर कि हम भी इनकी ही एजुकेशन करके बैठे हुए, इनने जो पढ़ा है, इन्होंने जो पढ़ा है वही हम पढ़ के बैठे हुए, तो फिर हमें भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, आगे गवर्नमेंट जेई बनना चाहिए। तो फिर सर यही एक अपना जो सपना था वो अंदर दबा जा रहा था। तो मैंने फिर कोशिश भी की। 2014 से 5 साल मैंने जॉब किया लगभग। उसके बाद 2019 में एक्सीलेंट विजन का ही सर एक ब्रांच लखनऊ में थी, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ पे लगभग 2-3 महीने, 3-4 महीने मतलब स्टडी हुई मेरी। पूरी कंप्लीट नहीं किया? नहीं सर, क्योंकि सर उस बीच कोविड का चला, तो कोरोना आया, फिर जो है मैं घर पे आया सर। फिर उसके बाद सर पढ़ाई फिर से गुल हो गई। तो सर 2-3 महीने में फिर से घर पे बैठा, मुझे लगा फिर सब खराब हो गया। फिर से सर मैंने प्राइवेट जो है स्टार्ट कर दी जॉब। कोविड के बाद फिर ज्वाइन कर? जी सर। फिर मैं फंसता चला गया। फिर सर मेरा एक मित्र है सर पुष्पेंद्र कुमार करके, तो वो सर यहाँ पे आ गया था, वो मेरे साथ लखनऊ में ही था। तो वो जब यहाँ पे आया तो उसने मुझे फ़ोन किया। मैं जेई है ना वो? जी वो WRD में जेई है सर। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ आ गया हूँ, अगर आप जो है कैपेबल हैं इस समय आने की स्थिति में, तो आप आ जाइए और यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा जो है व्यवस्था है यहाँ पे, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और फैकल्टी बहुत ही बढ़िया है सर, बहुत ही सपोर्टिव है। तो उन्होंने मुझे इस तरह से गाइड किया। वो मुझसे एज में छोटा है, लेकिन उसने इस तरह का गाइडेंस दिया मुझे जैसे कोई बड़ा भाई आपको जो है बिल्कुल फ़ोन करके बुला रहा हो। तो वो गाइडेंस मेरे दिमाग में सर बैठ गया।
फिर मैंने अगले दिन कंपनी को रिज़ाइन किया और वहीं जिस स्टेशन पे मैं लेआउट दे रहा था उसी स्टेशन से मैंने ट्रेन पकड़ा अगले दिन और मैं यहाँ लखनऊ प्रयागराज आ गया। कौन स्टेशन पकड़ गया थे सर? ट्रेन एक नौचंदी करके वहाँ से चलती है। यार धोनी का एक मूवी है उसमें कुछ ऐसा ही कहानी था रेलवे स्टेशन पे। हाँ सर, वो भी इस तरह से जॉब पा करके सर अपने सपने को दबा रहा था, तो अच्छा। जो है तो ठीक है सर, लेकिन ये था कि मैं छोड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तुरंत डिसीजन लिया और मैं यहाँ प्रयागराज आ गया। तब मैं कुछ अपना 9 साल के बाद कोचिंग में बैठे आके। जी जी, वो बड़ा अलग वहीं तक आ रहा हूँ। तो सर हुआ क्या, मतलब मैं यहाँ पे आया और पुष्पेंद्र के रूम में रुका और आकर के फिर मैंने जो है अपना स्टार्ट किया। पुष्पेंद्र बोले ठीक है आप 2-3 दिन डेमो लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको एडमिशन लेना है अथवा नहीं। तो ठीक है सर, मैं आया और क्लास में बैठना स्टार्ट किया मैंने, और क्लास थी बलवीर सर और रवि सर की। तो बैच के बारे में बताइए, ईयर बताइए अपना बैच। जी सर, 2023 नवंबर में मैं आया था। 23 और नवंबर में एग्जैक्टली। बैच नंबर? जी बैच नंबर 4 था मेरा। अच्छा जी, और पहली क्लास बलवीर सर की थी और उसके बाद जो क्लास थी वो रवि सर की थी। तो दोनों ही टीचर बहुत ही, मैं क्या उनके बारे में, मेरे पास तो शब्द नहीं है सर, मैं अपने शब्दों से क्या ही तारीफ कर पाऊंगा उनकी, लेकिन बहुत ही उम्दा टीचर है। तो मैं चूंकि 9-10 साल सर एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, तो मेरे भी सर ऐसा था कि जो डीलिंग होती थी मेरी, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए, तो इस लेवल पे डीलिंग होती थी सर। तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि क्लास में टीचर मतलब इतना जो है इस तरह से डांट रहे हैं जैसे स्कूलिंग चल रही है। तो मैं थोड़ा 2-4 दिन के लिए बहुत डिस्टर्ब हुआ सर। फिर मैंने एक बार बलवीर सर को ऑफिस में आके बोला भी पर्सनली, हालांकि मैं आज फील करता हूँ कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सर को बोल दिया कि सर ऐसे जो है ना एकदम से पूरी क्लास को डांट देते हैं, तो उसमें सारे इंक्लूड होते हैं। तो लेकिन मुझे बहुत गिल्टी हुई इस बात पे। बाद में मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बहुत गलत था, और धीरे धीरे टीचर्स मुझे बहुत समझ में आने लगे और सबसे एक अलग बॉन्डिंग हो गई सर। बहुत ही मतलब प्यारा सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोचिंग स्टूडेंट की तरह डील नहीं करती है आपको, ये संस्था आपको सर बच्चे की तरह डील करती है। और ये मैं सोचता हूँ कि एक्सीलेंट में अगर मैं नहीं आया होता, यहाँ पे कदम मैंने नहीं रखा होता, तो मेरी सक्सेस पॉसिबल नहीं थी। ये सोच के आज ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं मतलब पॉसिबल ही नहीं था सर। ये समझिए, मैं मानता हूँ सर, मैंने जो सपना देखा था वो कभी हो ही नहीं पाता पूरा। तो मतलब मैं प्राइवेट में दब के रह जाता। तो यहाँ पे आना मेरा बहुत बड़ा डिसीजन था, और सबसे बड़ी बात है कि वो डिसीजन लेते समय मैंने इतना सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन आज मैं जब यहाँ पे आप लोगों की सहायता से और सारे टीचर्स की सहायता से जब मैं यहाँ पे खुद को पाता हूँ, तो बहुत प्राउड होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है कि डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है, कि आपके दोस्त ने बताया और फिर रिज़ाइन करना, और आप 9 साल एक्सपीरियंस हो तो ठीक ठाक सैलरी मिल रही होगी, आपको अच्छा अनुभव हो गया होगा, और एक डिसीजन लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी एक्सीलेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो हम इस बात को हमारी पूरी टीम महसूस करती है कि जो भी बच्चा एक सपने लेकर आता है, एक विश्वास लेकर आता है, हम पूरी कोशिश करें कि उस विश्वास को जिंदा रखें। और आपके मुख से ऐसी बातें सुनकर आपको लग रहा है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। हमारा हमेशा प्रयास होता है कि जो भी बच्चे सपने लेकर आए उस सपने को हम लोग पूरा करें, उस विश्वास को ना खत्म होने दें, क्योंकि सारी चीज़ें विश्वास पे टिकी है। जी बिल्कुल। अब आप कल्पना कीजिए कि आपने 9 साल की नौकरी छोड़कर आए आप, ठीक है ना, और 9 साल नौकरी छोड़ने के बाद अगर जो आप सपना लेकर आते हैं, अगर वो उसमें कुछ अधूरापन आता, चीज़ें और बिजी हो जाती है ना। जी बिल्कुल। तो जो आप लोगों का विश्वास है वही है जो टीचरों को और मोटिवेट करता है। जो टीचर आपने बताया कि जो एक टीचर है आप इस चीज़ों को बहुत महसूस करते हैं, और हमारे यूट्यूब पे तमाम हमने इंटरव्यू ले रखे हैं, कैसे कैसे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों जो लोग आते हैं हमारे पास, ये इनकी संख्या केवल कम ही है, बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जो हम आपके सामने ला नहीं पाते हैं। और बहुत ही जो बच्चों का विश्वास है वो चीज़ को हमारे पूरी टीम महसूस करती है। तो आपसे सीखने वाली बात है कि आप एक इतनी, आज भी बहुत बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई छूट गया, गैप हो गया, नहीं आ रहा है। 9 साल का जो गैप है उसके बाद आप क्लासरूम में आते हो और फिर नौकरी करते हो। अच्छा, मुझे आपसे कई बार, आपने हमसे बात भी किया है कि कई बार आप इसके पहले भी कई एग्जाम में बहुत कम नंबर से रुक गए। जी बिल्कुल। तो आपके बैच जब कंप्लीट हुआ तो कौन कौन से एग्जाम में जो बहुत पास आके आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे? सर सबसे पहले तो मैंने 2019 में RRB का मेंस भी दिया था। तब मैंने एक्सीलेंट विजन का लखनऊ ब्रांच ज्वाइन नहीं किया था। तो शायद अगर मैं थोड़ा सा वहाँ पे समय हो गया होता 6-7 महीने, अगर मैं कुछ सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया होता, तो शायद वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता। वो भी बहुत पास से मैं जो है उसमें असफलता मुझे प्राप्त हुई। लेकिन फिर अभी यहाँ पे आने के बाद भी सर 2024 का जो SSC JEE मेंस था, प्री निकला मेरा, उसके बाद मैंने मेंस दिया। तो मेंस में चूंकि सब्जेक्ट्स कुछ रह गए थे जो मैं सही से नहीं पढ़ पाया था, तो उस वजह से मेरा SSC मेंस भी पिछली बार रुक गया था। इस बार भी SSC JEE दिया है मैंने, प्री अच्छे नंबरों से निकलने के चांस। फिर लंबा गैप लेकर आते हो, तैयारी करते हो, एग्जाम नहीं निकालते हो, फिर असफलता,
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी कोई आदमी तैयारी करता है, एक प्रोसेस है आपका सक्सेस होने जी का। जी बिल्कुल। तो जो भी सफल होता है यूं ही सफल नहीं होता है, उसके पीछे कई धक्के होते हैं, कई असफलताएं होती हैं। जब वो असफलता आती है तो उसमें क्या मनोस्थिति होती है और फिर उससे कैसे आप बैकअप करते हो? जी, सबसे पहले तो सर ये है कि सफलता आपकी एक दिन की कहानी नहीं है बिल्कुल। जैसे मैं आज यहाँ पे सर आपके साथ बैठ के चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, अपना अनुभव शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये एक दिन की कहानी नहीं है बिल्कुल भी सर। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपनी प्राइवेट जॉब में, और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मुझे लगता है सर एक सिंगल स्टेप जो है करके आप आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के कहीं आप सफल लाइफ को जो है अचीव कर पाते हैं। और यही वजह है कि आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। ये जॉब इस तरह की नहीं है कि आप आए और साल भर आपने तैयारी की, एकदम से आपने जॉब पा ली। नहीं सर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने फील किया है कि आपको एक एक दिन पर्सनली जिस तरह से आप अपना दिन सेट करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक एक दिन उसी सेटअप में आपको गुजारना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आप खुद को पाएंगे कि आप जिस मुकाम में जाना चाह रहे थे वहां पे आप खड़े हैं। और यही है कि सर मैंने बहुत ही मतलब जो है सटीक तरीके से अपने समय को बांध के रखा था और उसी रास्ते पे मैं चलता था। इतना लंबा गैप के बाद 9 साल की तुम प्राइवेट जॉब करके क्लासरूम बैठे, तो आपको लगा लिंक को ये सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत हो रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जब सर मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो मुझे लगभग 15-16 सब्जेक्ट है हमारे। मुझे सब्जेक्ट्स के नाम भी याद नहीं रहते कि मैं किन सब्जेक्ट्स को पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी टीचर सब्जेक्ट लिखाता था मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में सही से जानकारी नहीं होती थी कि ये सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि 14 में डिप्लोमा हुआ था, 23 में मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो सर में नहीं आपको लगता था कि यार पता नहीं क्या डिसीजन ले लिया, ऐसे नौकरी करते बिल्कुल थे? सर, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने डिसीजन को लेके पछता रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा वापस से। कैसे उसको ओवरकम कैसे किए? उसको ओवरकम करने का तरीका यही है सर कि आप अपने आप को बांधिए और सही से पढ़िए। जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि सर यहाँ पे आने के बाद बच्चे और मेरे जूनियर्स भी हैं, मैंने फील किया कि वो लोग जो है एक सब्जेक्ट क्लास में चल रहा होता है, दूसरा खुद से चलाने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश उनको उनके सब्जेक्ट से दूर लेकर चली जाती है। जो क्लास में चल रहा है, अगर आप उसको सही तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है उस सब्जेक्ट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे करते करते आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे आप रिवीजन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाएंगे, और वही क्वेश्चन जो आप पहले दिन फील कर रहे थे कि नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब आप फील करेंगे कि बहुत ही अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे थे। जब मैं यहाँ आया था तो चूंकि मैं हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं अब चूंकि सर SSC JEE जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे इंग्लिश में अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ही उसका बेनिफिट मिलता है। मैंने कोशिश की थी कि मैं जो है इंग्लिश में अटेम्प्ट करूँ पेपर को, लेकिन पहले नहीं हो पाता था क्योंकि मैंने हिंदी बैकग्राउंड से था, तो मतलब ही नहीं है समझ में आने का। लेकिन धीरे धीरे खुद को ढालना स्टार्ट किया, वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, उन सब्जेक्ट्स को उसी पैटर्न में लगाने की कोशिश की, फिर धीरे धीरे सर होने लगा। तो मेहनत से सर हो जाता है। अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं तो हो जाता है। बहाने कोई नहीं है कि आप कुछ बहाना दीजिए कि नहीं मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं मैं प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी आपने सोच के रखा है तो इम्पॉसिबल नहीं है, बस आपको डिसीजन लेने की देरी है। आप एक मजबूत डिसीजन लीजिए और उससे सही साबित करके दिखाइए। जो आप NHPC एग्जाम निकाले हो, उस एग्जाम के बारे में बताइए, जो भी हमारे बच्चे सुने कि उस एग्जाम में कितना क्या वेटेज होता है और आपके नंबर कितने हैं? सर NHPC में मेरे 149.25 मार्क्स आउट ऑफ 150। उसमें क्या सॉरी 200 सॉरी। टेक्निकल के कितने कोर्स? टेक्निकल का सर 150 जो है उसमें रहता है। एक्चुअली सर मैं सही बात बताऊं आपको, मैंने NHPC का भी सिलेबस नहीं देखा है कि क्या है। मैं टारगेटेड रहता हूं SSC JEE के लिए। अच्छा। तो यही वजह है, मुझे आज भी सर NHPC का सही से नहीं पता है कि उसका वेटेज क्या रहता है। मैं टारगेटेड रहता हूं जी सर SSC JEE के लिए, और SSC JEE से कोई भी एग्जाम बाहर। क्लासरूम में बात बोलते हैं कि SSC का हम बैच पढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर ये बैच कंप्लीट करते हो तो आप JEE की कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। बिल्कुल सर, मैं उसी पैटर्न पे चला हूं। मैं सही बात बता रहा हूं सर। मैंने आज भी NHPC का मुझे एग्जैक्टली जो है वेटेज भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि मेरा मानना है सर SSC JEE जब आप तैयार करते हैं तो उस एग्जाम के मुकाबले कोई भी एग्जाम रखा नहीं है। डिप्लोमा फोकस था कि हमको पढ़ना है सब्जेक्ट को अच्छे से। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, बिल्कुल वही। ठीक है। अच्छा, अभी SSC JEE का आपने प्रीलिम निकाला है जी, रिजल्ट आया, लेकिन नंबर आपके ठीक ठाक है, वो निकल जाएगा। कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी? सर 136 के आसपास। 136 तो 100% निकल जाएगा। तो अब मेंस के एग्जाम में आपको, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो आपके बैच के बहुत से बच्चे हैं जो अभी एग्जाम नहीं निकाले हैं जी, और आपको उनके लिए क्या बोलो, जो क्लासरूम के बच्चे हैं जो हमारे लाइव क्लासेस दे रखे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, कमियाँ होती हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए? उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला तो सर मैसेज यही है कि आप संस्था में आए तो सबसे पहले संस्था पे भरोसा कीजिए, यहाँ के टीचर्स पे भरोसा कीजिए।
क्योंकि मैंने खुद पर्सनली फील किया है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं जो आपको एक बैकबोन की तरह आपके पीछे रहते हैं और आपको पर्सनली फैमिली की तरह गाइड करते हैं, आपको अपना बच्चा मान के गाइड करते हैं, स्टूडेंट की तरह नहीं करते हैं। तो सबसे पहले भरोसा आपको संस्था पे रखना है, दूसरा भरोसा आपको खुद पे रखना है। जब आप यहाँ पे आए हैं, आपने डिसीजन लिया है, तो आप समझिए कि आप उस कैपेबल हैं, उस कैपेबिलिटी को रखते हैं आप कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो दूसरी चीज ये है कि आपको खुद पे भरोसा रखना है। तीसरी बात ये है कि आपको नियम से चलना है। ये नहीं है कि आपने अपने बीच में अभी आप डिसीजन लेकर के यहाँ तक पहुंचे, आपने एडमिशन लिया, आप 1 महीने लगातार पढ़ भी रहे थे, उस बीच आपने विचार आपके बदले और आपको लगने लगा कि नहीं मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, फिर आप जो है अपने रास्ते को भटक गए और फिर से आपने या तो छोड़ने का निश्चय लिया या फिर आप घर पे रूम पे सोने लगे। ये गलत है। आपने अगर यहाँ तक आए हैं, आपने यहाँ पे अपने आप को ला करके एस्टेब्लिश किया है, भरोसा किया है खुद पे, तो आप उस कंटिन्यूटी को कम से कम 1 साल तक मेंटेन करिए, जब तक कि आपके सारे सब्जेक्ट खत्म नहीं हो जाते हैं। जब आपके सारे सब्जेक्ट खत्म होंगे, आपको खुद ब खुद 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद खुद ब खुद लगने लगेगा कि अब आप किसी लेवल पे खड़े हैं। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तब आप खुद से फील करेंगे कि यही क्वेश्चन जब मैं पहली बार पढ़ता था तो नहीं समझ पाता था, आज मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ के इसको अटेम्प्ट कर पाता हूँ। तो जब आपका एनएचपीसी का रिजल्ट आया, आपने जैसा बताया कि मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी में 4th क्लास में है और उन्होंने आपको बोला कि सिविल से डिप्लोमा करो जी, क्योंकि जिन जेई के बीच में रहते थे कि मेरा भी बेटा इस दिन जेई बने जी, उनका एक सपना होगा। तो जब आप एनएचपीसी का एग्जाम निकाले, सबसे पहले किसे बताया? सर सबसे पहले मैंने डैडी को ही बताया था, मेरे पापा को ही मैंने फ़ोन किया था। एक्चुअली सर पापा को मेरे पता नहीं शुरू से मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर में ज़रूर गया, लेकिन वो हमेशा एक होता है ना सर पीछे से कि यार छोड़ यार तू कर यहाँ पे। मेरे पापा बहुत मेरे से फ्रैंक हैं, तो इसी तरह बात करते हैं कि तू छोड़ दे भाई वहाँ पे और जाके तैयारी करो, तो वो हमेशा कहते रहे। लेकिन सर मैं घर में बड़ा रहा हूँ, तो मैं खुद की जिम्मेदारी से भाग नहीं पाता था। तो मुझे लगता था मैं किसी तरह फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊँ घर को, यही कारण था मैं करता रहा जॉब। लेकिन जब उन्होंने प्रेशर ज़्यादा काटा, और भी मेरी सक्सेस में मेरे और भी बैक में बहुत से लोग हैं जिनका नाम मैं ऐसा ले नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मेरी सक्सेस में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग रहा है। तो पापा फिर पिन करके यहाँ तक भेज दिए सर। उनको शुरू से भरोसा था कि कर जाएगा। तो अभी तो सर UPSSC की कुछ वैकेंसी हैं, वो तो तब से बोलते हैं पीडब्ल्यूडी, जब से पीडब्ल्यूडी की कोई वैकेंसीज ही नहीं थी तब से वो उनको एक ही टारगेट रहता है कि पीडब्ल्यूडी निकलेगा। और आज आपका वैकेंसी मेंस है और आपको मैं शुभकामना देता हूँ कि आप CPWD में आए और दोबारा इंटरव्यू में आपका जी लूंगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना? तो आपको आपके SSC के मेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू सर। और आपके सपने पूरे हों और आप लाइफ में और बेहतर करें। जी थैंक यू सर।